हेलो डिएवियंस, चलिए साइंस के चैप्टर नंबर 4 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हमें डिस्कस करना है ताकि बोर्ड्स एग्जाम में आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसको आप हमारे वेबसाइट davguru.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका PDF वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। सबसे पहले हमें समझना है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। जब भी दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और वो एक दूसरे को या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं, यानी कि धकेलते हैं या खींचते हैं, उस केस में फोर्स अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ना, इसको धकेल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये धकेले चाहे खींचे, ये पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसी इफेक्ट को हम लोग फोर्स कहते हैं। इसी पुशिंग या पुलिंग के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो अच्छे से फोर्स को समझिएगा और एग्जाम में ऐसे ही डिफाइन कीजिएगा। फोर्स के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है, फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट। कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो होने ही चाहिए तभी फोर्स लगेगा। मान के चलिए आप अंतरिक्ष में चले गए जहाँ पे आपके अलावा और कोई नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगे ताकि आप इस डायरेक्शन में मूव कर पाए। अब आपके अलावा यहाँ तो कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे आप पे कोई फोर्स लग ही नहीं सकता, एक दूसरा ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए तभी आपके ऊपर फोर्स लग सकता है। When the interaction ceases, the force no longer exist। और अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जो इंटरेक्ट कर रहे थे और फोर्स लग रहा था, अगर इस इंटरेक्शन को बंद कर दिया जाए दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो फोर्स लगना भी बंद हो जाता है। फोर्स डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व लिविंग बींग्स, इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू नेचुरल काउजेस। हमेशा फोर्स लिविंग बींग्स के कारण ही नहीं लगता है, यानी कि कोई इंसान या कोई जानवर ही फोर्स नहीं लगा सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी फोर्स लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भारी सामान को अपने हाथ पे उठा लेंगे तो वो भारी सामान नीचे की तरफ आपके हाथ पर फोर्स लगाएगा। तो इस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स भी फोर्स लगाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये एक्चुअल में फोर्स का यूनिट होता है, बट इसी को शॉर्ट में हम लोग न्यूटन लिखते हैं। अब ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया? वो आया उस फॉर्मूला से, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों मल्टीप्लाई हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही बन गया फोर्स का यूनिट, और इसी के बदले में हम लोग न्यूटन लिख देते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स कितना हुआ एग्जैक्टली, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए आप ये वाला लाइन लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। A force of 1 Newton is defined as the amount that produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kg mass। इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन फोर्स उतना ही फोर्स है, 1 न्यूटन फोर्स उतना ही फोर्स है जिस फोर्स के लगने के कारण 1 kg मास वाला ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को अचीव कर लेता है। जब भी कोई फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू होगा, मूव करना शुरू होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, और जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता ही है। यहाँ भी वही हो रहा है। तो 1 न्यूटन फोर्स हम लोग उस फोर्स को कहेंगे जितना फोर्स लगाने के कारण 1 kg के मास में हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। इस वाले पॉइंट को रट लीजिएगा, फोर्स को ऐसे ही डिफाइन कीजिएगा एग्जाम में अगर आता है तो। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो हमें मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि पहला है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव होता हुआ हमें दिखेगा। और दूसरा है चेंज इन शेप एंड साइज, शेप और साइज में हमें बदलाव होता हुआ दिखेगा। अब स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव होने का क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। दिस इंक्लूड चेंजिंग इन ऑब्जेक्ट्स स्पीड, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बदल रहा है या इसका डायरेक्शन बदल रहा है या दोनों बदल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आ रहा है। और ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कब आ सकता है? अगर उस पर फोर्स लगाया जाए। उसी तरह से एक और चीज़ है जो कि हो सकता है फोर्स लगने पर, और वो है चेंज इन साइज एंड शेप। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो या तो उसका आकार बदल जाता है या तो उसकी आकृति बदल जाती है। तो पहले इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज होता है उसके बारे में।
स्पीड इंक्रीजेस इफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग फोर्स भी इधर ही लगा दें तो इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्पीड डिक्रीजेस इफ द फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और हम लोग इधर से फोर्स लगा दें उल्टे डायरेक्शन में तो इसका क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। तीसरा क्या है, फोर्स एट एन एंगल कैन चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और हम लोग फोर्स एक एंगल पे लगाएं, मतलब तिरछा फोर्स लगाएं, तो ऑब्जेक्ट जो है उस तरफ मुड़ जाएगा और इसमें इसका स्पीड भी बदल सकता है और डायरेक्शन भी बदल सकता है। डायरेक्शन तो डेफिनेटली बदलेगा ही, लेकिन इसका स्पीड भी बदल सकता है। तो इस तरह के 3 चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा। चेंज इन साइज एंड शेप के बारे में लिखा है, फोर्स कैन डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट सच एज रोलिंग डॉ, प्रेसिंग अ बलून और अ पॉटर शेपिंग क्ले। फोर्स लगाकर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं, उसका साइज बदल सकते हैं। जैसे कि आटा गूंधा जाता है तो आप देखिएगा कि फोर्स लगाइएगा तो उसका आकार बदल जाएगा। उसी तरह से बलून को प्रेस करने से भी उसका आकार बदलता है। और कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उस पर भी फोर्स ही लगाता है, जिससे कि मिट्टी के बर्तन को जो मिट्टी का जो क्ले होता है उसको एक परफेक्ट साइज दिया जा सकता है। एक नोट यहाँ पर आपके लिए दिया है, इंपॉर्टेंट है। अ फोर्स में नोट ऑलवेज सक्सीड इन चेंजिंग मोशन। जब भी फोर्स लगता है तो जरूरी नहीं कि मोशन में चेंज आ ही जाए। एग्जाम्पल के लिए, एक ट्रक जा रहा है अपने स्पीड में और आप जाके इसको धकेल दिए थोड़ा सा, तो क्या उसके मोशन में चेंज आ जाएगा? नहीं ना। तो जरूरी नहीं कि फोर्स लगने पर मोशन में चेंज आएगा ही। समटाइम्स इट टेंड्स टू डू सो, मतलब कभी कभी ये बस कोशिश करके रह जाता है, अप्लाई होकर ही रह जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। सच एज व्हेन पुशिंग अ हैवी स्टोन। अगर आप एक बहुत से भारी से पत्थर को धकेल रहे हैं तो बस आप उसको धकेलने की कोशिश ही कर सकते हैं, आप उसको धकेल नहीं पाएंगे। आप फोर्स तो लगाएंगे लेकिन इसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये रुका है तो रुका ही रहेगा और अगर ये चल रहा है तो ये चलता ही रहेगा। अगला टॉपिक वही है, फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाना है या उसके साइज और शेप में चेंज लाना है तो कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। कितना भी फोर्स लगा दें और वो मूव कर जाए या उसका साइज और शेप बदल जाए ऐसा तो जरूरी नहीं, अभी जस्ट हमने देखा। तो ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज एन ऑब्जेक्ट स्टेट डिपेंड्स ऑन 2 की पैरामीटर, जिसमें कि पहला पैरामीटर है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होता है हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर मास कम होगा तो कम फोर्स में भी काम चल जाएगा। वही एग्जाम्पल भी दिया है, अ हैवियर मास लाइक लोडेड ट्रक। अगर एक लोडेड ट्रक है रिक्वायर्स अ मच ग्रेटर फोर्स, तो बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको उसको धकेलना है या रोकना है तो। लेकिन अगर एक लाइटर मास है जैसे कि एक छोटी सी कार, तो कम फोर्स में भी आप उसको धकेल सकते हैं, उसको चला सकते हैं, या अगर वो पहले से चल रही है तो आप उसको फोर्स लगा के रोक भी सकते हैं। दूसरा है चेंज इन स्पीड। अ ग्रेटर अप्लाइड फोर्स रिजल्ट इन ग्रेटर चेंज इन स्पीड। स्पीड में आप जितना ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि एक गाड़ी जा रही है इस डायरेक्शन में, आप चाहते हैं कि इसका स्पीड अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाए तो आप थोड़ा सा और फोर्स लगा दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर केवल मैग्नीट्यूड होता डायरेक्शन नहीं होता तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी आप किसी चीज़ को नापते हैं तो आप उसको केजी में लिखते हैं, 5 kg 10 kg, लेकिन कभी लिखते हैं कि 5 kg टुवर्ड्स ईस्ट या 5 kg टुवर्ड्स वेस्ट। अपना जब भी मास लिखते हैं तो लिखते हैं 50 kg। तो क्या 50 kg किसी डायरेक्शन में मास लिखते हैं? नहीं ना, केवल 50 kg कहते हैं और उतना ही सफिशिएंट होता है उसके लिए। डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है, बट फोर्स में आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तभी आप फोर्स का इफेक्ट जान पाएंगे कि इस फोर्स के लगने से क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए हम बोल देते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये 5 न्यूटन इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है कि ऊपर की तरफ लग रहा है या नीचे की तरफ लग रहा है, हम बताते ही नहीं है। और आपसे पूछ ले कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? तो आप बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि 5 न्यूटन तो इस डायरेक्शन से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है। तो आपको पूछना पड़ेगा कि 5 न्यूटन तो ठीक है लेकिन आपका डायरेक्शन क्या है, तभी ना फोर्स का इफेक्ट हम बता पाएंगे।
तो इसीलिए फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम बता पाएंगे कि फोर्स का रियल इफेक्ट क्या होने वाला है। वही यहाँ बताया है, टू कम्प्लीटली स्पेसिफाई अ फोर्स वन मस्ट नो बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इन विच इट एक्ट्स। अगर एक व्यक्ति को फोर्स को स्पेसिफाई करना है कि फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, तो उसे उसका मैग्नीट्यूड भी जानना पड़ेगा और डायरेक्शन भी जानना पड़ेगा, तभी वो सही सही बता सकता है। चेंजिंग इधर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ विल चेंज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल दें या डायरेक्शन बदल दें या दोनों बदल दें, इसके कारण फोर्स का इफेक्ट पूरा पूरा बदल सकता है। अभी हम आपको जस्ट एग्जांपल से भी बताए शुरू में। अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस ओनली द डायरेक्शन नॉट द स्पीड। अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है मान के चलिए, वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। अब आप फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 90 डिग्री पे आप फोर्स लगाते हैं, तो आप भले ही इसका डायरेक्शन बदल सकते हैं, कार थोड़ा सा उधर मुड़ जाएगा, लेकिन आप इसका स्पीड नहीं बदल सकते। स्पीड बदलने के लिए आपको अदर देन 90 डिग्री एंगल पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप याद कर लीजिए कि 90 डिग्री एंगल पे जब भी फोर्स लगेगा, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो कभी भी उसका स्पीड नहीं बदलेगा, केवल उसका डायरेक्शन ही बदलेगा। अगला टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब चलिए इसको समझते हैं। मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कि इधर से एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और इधर से एक फोर्स लग रहा है 13 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। अगर हम देखें तो इधर से ओवरऑल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 15 न्यूटन का, और इधर भी ओवरऑल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 15 न्यूटन का। तो अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स ही लग रहे हैं एक दूसरे पर, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अपने इनिशियल स्टेट में ही रहेगा। यानी कि अगर ये मूव कर रहा था तो वैसे ही मूव करते रहेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर ये रुका था तो रुका ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह के सेट ऑफ फोर्सेस को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। उसी तरह से अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि इधर से लग रहा है 10 न्यूटन एक फोर्स, एक दूसरा मान के और चलते हैं कि 20 न्यूटन लग रहा है, और इधर से एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, और दूसरा लग रहा है 35 न्यूटन का। अगर आप देखेंगे तो इधर से ओवरऑल फोर्स क्या लग रहा है? इधर से लग रहा है 30 न्यूटन सब मिला के, और इधर से टोटल कितना लग रहा है? इधर से लग रहा है 65 न्यूटन, ज़्यादा फोर्स इस तरफ से लग रहा है। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट इनिशियली जिस भी स्टेट में है, अगर ये फोर्स लगता रहेगा तो ये अल्टीमेटली उधर ही जाएगा। अगर पहले से उधर जा रहा था तो उसका स्पीड जो है धीरे धीरे घटेगा, और अगर इधर ही जा रहा था तो इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर रुका था तो अल्टीमेटली इधर ही जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स है। तो जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तब ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में चेंज आता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रुका है तो वो चलने लगेगा, चल रहा है तो रुक जाएगा, या उसका स्पीड जो है और डायरेक्शन जो है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। इस टेबल में सब कुछ लिखा है, इसको एक बार पढ़ के बता देते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गया? अनइक्वल फोर्सेस वेयर द रिजल्टेंट या नेट फोर्स इज नॉन जीरो। दोनों तरफ से बराबर फोर्स नहीं लगता है, और इस केस में अगर आप नेट फोर्स निकालेंगे तो वो नॉन जीरो आएगा, यानी कि जीरो नहीं आएगा। जीरो अगर आ गया नेट फोर्स तब तो बैलेंस हो गया ना। और यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या होगा? चेंज इन ऑब्जेक्ट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन या साइज और शेप, यहीं पर हमें चेंजेस देखने को मिलेगा अनबैलेंस्ड फोर्स लगने के कारण। बैलेंस्ड फोर्स अगर लगा तो दोनों तरफ से बराबर फोर्सेस लगेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वेयर नेट फोर्स इज जीरो। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। डज नॉट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, अच्छा, बट कैन चेंज साइज और शेप। लेकिन बैलेंस्ड फोर्स लगने के कारण साइज और शेप चेंज हो सकता है। अब देखिए, ये भी आप समझ लीजिए, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए एक बलून है जिसमें कि इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो भले ही इसके स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसका साइज और शेप बदल सकता है। बलून पिचकने लगेगा। आप देखिए, एक बलून पर फोर्स लगाइए दोनों तरफ से, तो बलून पिचकने लगेगा, वो ऐसे ऐसे पतला हो जाएगा। तो साइज और शेप बदल सकता है बैलेंस फोर्स के कारण, लेकिन स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कोई चेंज नहीं आ सकता है। कंबाइनिंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस को कंबाइन कैसे करते हैं? जैसे कि अनबैलेंस्ड फोर्स का एक सेट बनाते हैं, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन लग रहा है। तो अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होते तो सिंपली दोनों को ऐड कर देते, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ग्रेटर में से स्मॉलर घटाते हैं, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में होता है। दोनों करके आपको बता देते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि इधर से 5 न्यूटन लग रहा है और इधर से एक और फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो सेम डायरेक्शन में अभी फोर्स लग रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल फोर्स कितना हो गया इस पे? इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन का हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं नेट फोर्स।
और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है और इधर से 5 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि 5 न्यूटन अपोजिट इधर था और बड़ा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स भी बड़े फोर्स के डायरेक्शन में ही लगेगा। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन फिजिकल इंटरेक्शन। फोर्सेस को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं इंटरेक्शन के बेसिस पे। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है जब दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो उनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है, बिना कॉन्टैक्ट हुए ही फोर्स लग जाता है। पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें है मस्कुलर फोर्स, काउज्ड बाय एक्शन ऑफ मसल इन लिविंग बीइंग्स। जब भी कोई लिविंग बीइंग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो वो अपने मसल्स का यूज़ करता है और इस फोर्स को हम लोग मस्कुलर फोर्स कहेंगे। जैसे कि आदमी किसी सामान को उठाता है या बैल अगर बैलगाड़ी को खींचता है तो इस केस में मस्कुलर फोर्स ही काम करता है। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। एक्ट्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड यूजुअली अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, अगला टॉपिक हम अगला जो चैप्टर है वो फ्रिक्शन ही है। फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, अगर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में तो इनके सरफेस के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि इसको रोकने की कोशिश करता है और इसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और तीसरा है एयर रेसिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में भी आगे बढ़ रही होती है ना तो हवा भी उसको रोकने की कोशिश करती है, यहाँ पर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जिसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं और इसके बारे में भी नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है। दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है और उनके बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा है और फोर्स फिर भी लग रहा है, तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्सेस दैट एक्सर्ट अ पुश और पुल इवन व्हेन बॉडीज आर नॉट इन डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। तीन तरह के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो सकते हैं। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। धरती जो हमारे ऊपर फोर्स लगाती है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। धरती और हमारे बीच में कांटेक्ट नहीं भी रहेगा फिर भी धरती हमें खींच लेगी। आप थोड़ा सा जंप कीजिए, थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, फिर धरती आपको नीचे खींच लेगी, बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है फिर भी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हुआ इसी कारण से नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेस। यूनिवर्स में अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होता ही है और यही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। वेट इज अ मेजर ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट को डिफाइन किया गया है कि वेट एग्जैक्टली होता क्या है। हमारा मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। मास का यूनिट केजी होता है और वेट का यूनिट न्यूटन होता है। हम लोग मास लिखते हैं ना, जैसे कि 50 केजी आपका मास है तो मास लिखते हैं 50 केजी, और वेट अगर हम निकालेंगे तो वेट निकालने के लिए मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। मास हमारा है 50 केजी और जी का वैल्यू हम लोग 9.8 या कभी कभी 10 भी ले लेते हैं, तो हमारा वेट जो होगा वो 500 न्यूटन आ जाएगा। तो जो आप 50 केजी के हैं एक्चुअल में आपका वेट है 500 न्यूटन। अब ये 500 केजी नहीं है तो इसको केजी से कंपेयर मत कीजिएगा। तो याद रखिएगा वेट जो है एक तरह का फोर्स ही है। वेट से हमें ये पता चलता है कि धरती हमारे ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, इतना अभी आपको याद रखना है। दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स ऑन अनदर मैग्नेट और आयरन सब्जेक्ट्स। एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगाता है, या एक मैग्नेट जब एक आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी। एक चार्ज्ड बॉडी जब दूसरे चार्ज्ड बॉडी या अनचार्ज्ड बॉडी पे भी फोर्स लगाता है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। एग्जाम्पल के लिए आपने कंघी को बाल में रगड़ा होगा और उसके बाद वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, उस केस में जो फोर्स काम कर रहा होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में लग सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट चार्ज है यानी कि या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो वो न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ खींच सकता है, उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। उसके बाद अगर दो ऑब्जेक्ट चार्ज हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। उसी तरह से अगर एक नेगेटिवली चार्ज है दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिवली हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव,
तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर धकेलेगा, यहाँ पर भी रिपल्शन होगा। अगला टॉपिक है प्रेशर। अब देखिए प्रेशर और फोर्स में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि प्रेशर को ही कभी कभी फोर्स समझ लेते हैं और फोर्स को ही कभी कभी प्रेशर समझ लेते हैं, लेकिन प्रेशर फोर्स से अलग है। फोर्स के कारण ही प्रेशर लगता है, लेकिन फोर्स और प्रेशर को हम लोग सेम नहीं कह सकते। प्रेशर इज अ मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स ओवर अ गिवन एरिया। किसी एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसका इफेक्ट कितना है, उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे पहले आपको थ्रस्ट समझना पड़ेगा, फिर आप प्रेशर का फॉर्मूला जो कि होता है थ्रस्ट अपॉन सरफेस एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, ये समझ पाएंगे। तो देखिए थ्रस्ट क्या होता है, मान के चलिए ये सरफेस है और इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल पे। तो इस केस में इस वाले फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहेंगे। एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा होता तिरछा, तब हम इस फोर्स को थ्रस्ट नहीं कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री पे लग रहा है, इसीलिए हम इस फोर्स को थ्रस्ट कहेंगे। अब देखिए जब भी प्रेशर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन सरफेस एरिया। जैसे कि ये एक सरफेस एरिया है, कुछ तो होगा ये एरिया, मान के चलिए 1 मीटर स्क्वायर है, और ऊपर से फोर्स लग रहा है इस एरिया पे, इस पूरे एरिया पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। मान के चलते हैं टोटल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। तो हम यहाँ पे प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर विल बी इक्वल टू थ्रस्ट, यानी कि जो परपेंडिकुलर फोर्स है डेट इज 10 न्यूटन, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया डेट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 10/1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये उसका यूनिट हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट हो जाएगा। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं, ये हो जाएगा 10 पास्कल। फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, इसको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखा है फॉर अ कांस्टेंट फोर्स प्रेशर इंक्रीजेस एज कॉन्टेक्ट एरिया डिक्रीजेस। अगर देखिए थ्रस्ट अगर कांस्टेंट है, थ्रस्ट को हम लोग बढ़ा घटा ही नहीं रहे हैं, और हमें प्रेशर को बढ़ाना है, तो आप एरिया को जितना घटाइएगा प्रेशर उतना बढ़ जाएगा। एरिया जितना कम प्रेशर उतना ही ज़्यादा, क्योंकि थ्रस्ट तो घट नहीं रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ट्रक के टायर को पतला लगाया जाए तो सरफेस एरिया घट जाएगा, लेकिन ऊपर से लगने वाला जो फोर्स है, थ्रस्ट जो है, वो तो नहीं घटेगा, सिर्फ आप एरिया घटा रहे हैं। तो टायर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, टायर फट भी सकता है। इसलिए आप देखिएगा कि ट्रक का जो टायर होता है ना, डबल भी लगाया जाता है, पीछे डबल टायर लगा दिया जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। क्योंकि थ्रस्ट को तो हम लोग घटा नहीं सकते, फिर ट्रक को अनलोड करना पड़ेगा। थ्रस्ट के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, थ्रस्ट उतना ही है। हम लोग सरफेस एरिया को ही बढ़ा देते हैं ताकि प्रेशर कम लगे और ट्रक आराम से स्टेबल होके चल सके। एरिया बढ़ाइएगा प्रेशर घटेगा, एरिया घटाइएगा प्रेशर बढ़ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कई जगह अप्लाई करते हैं, जैसे कि कभी कभी हमें प्रेशर को घटाना पड़ता है और कभी कभी हमें प्रेशर को बढ़ाना भी पड़ सकता है। घटाना कब पड़ता है प्रेशर को, ध्यान से देखिएगा। ब्रॉड स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग का जो स्ट्रैप होता है, जो कि आपके कंधे पे लगता है, वो जो स्ट्रैप होता है आप देखिएगा चौड़ा रहता है। ये चौड़ा जितना रहेगा आपको उतना ही आराम होगा। जितना ज़्यादा चौड़ा रहेगा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। उसी तरह से डबल व्हील ऑन ट्रक्स, ट्रक का डबल व्हील एरिया को बढ़ा देता है जिससे कि ज़मीन पे प्रेशर कम लगता है। वाइड बेसिस फॉर डैम्स एंड बिल्डिंग्स, जब भी कहीं डैम बनता है या बिल्डिंग बनता है तो उसका बेस जो होता है चौड़ा बनाया जाता है ताकि ये स्टेबल रहे। यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया डैम या बिल्डिंग का, सरफेस एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम लगा, अब प्रेशर कम लगा तो बिल्डिंग या डैम जो है धंसेगा नहीं ज़मीन में। नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ स्टेशनरी लिक्विड इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या जिसको हम लोग लिक्विड प्रेशर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी कंटेनर में अगर हम लोग पानी भर देते हैं तो ये वाटर कॉन्स्टेंटली हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाते रहता है। ये वाटर जो है चाहता है कि कैसे हम इस कंटेनर के बाउंड्री को तोड़कर बाहर निकल जाएं। अगर कहीं से थोड़ा सा भी क्रैक हो जाए या छेद हो जाए तो पानी फटक से वहाँ से बाहर निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है प्रेशर के कारण। लिक्विड प्रेशर के कई सारे प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमें याद रखने हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जैसे जैसे लिक्विड कॉलम का हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर का मान भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी किए थे। एक्टिविटी ये था कि हम लोग ये कंटेनर में पानी भरे थे और 3 अलग अलग लेवल्स पे उसमें होल कर दिए थे कंटेनर में। पता चला कि सबसे निचला जो होल है उसका पानी सबसे दूर गिरता है, बीच वाला का थोड़ा नज़दीक गिरता है और सबसे ऊपर वाला का सबसे नज़दीक गिरता है। इसे क्या पता चला,
इससे पता चला कि यहाँ पे प्रेशर सबसे अधिक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी सबसे ज़्यादा दूर जाकर गिरा, और यहाँ पर प्रेशर सबसे कम है। ऐसा क्यों? अगर हम इस लेवल पे देखें, इस लेवल पे लिक्विड कॉलम जो है उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, और इस लेवल पे देखें तो लिक्विड कॉलम का हाइट कम है। तो लिक्विड कॉलम का हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, लिक्विड कॉलम का हाइट जितना कम उतना ही कम प्रेशर लगेगा। वही ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। यानी कि अगर हम लोग एक कंटेनर में हनी भर दें तो इस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और एक दूसरे कंटेनर में वाटर भर दें तो उसी पॉइंट पे, उसी लेवल पे कम प्रेशर लगेगा। हनी एक तरह से हैवी लिक्विड होता है तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और वाटर एक तरह से लाइटर लिक्विड होता है तो वो कम प्रेशर लगा पाएगा। तीसरा पॉइंट है द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल। ये जो प्रेशर है हर डायरेक्शन में बराबर ही लगता है। जैसे कि अगर एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे सेम प्रेशर इस डायरेक्शन में भी लगेगा, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर अप्लीकेबल रहता है लिक्विड के केस में। लेकिन अगर यही सॉलिड होता ना, जैसे कि एक कंटेनर में सॉलिड भर देते हैं हम लोग कुछ, तो केवल ये नीचे की तरफ प्रेशर लगाता, इधर प्रेशर नहीं लगाता है ये सॉलिड, इधर भी नहीं लगाता है, इधर भी नहीं लगाता है। लेकिन लिक्विड में किसी एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर काम करता है। और चौथा पॉइंट है डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया और शेप ऑफ द कंटेनर्स बॉटम। एक कंटेनर के बॉटम का शेप क्या है या उसका एरिया क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता कि लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा। एक सर्टेन हाइट का वाटर कॉलम या लिक्विड कॉलम उसके ऊपर होगा तो उतना प्रेशर लग ही जाएगा। जैसे कि मान के चलिए एक वेस है जो कि इस तरह के शेप का है, और एक सीधा साधा कंटेनर है, और इसमें भी हम लोग इतना लिक्विड भर दिए, इसमें भी इतना लिक्विड भर दिए, सेम हाइट का लिक्विड इसमें भी है, सेम हाइट का लिक्विड इसमें भी है, ठीक है, सेम हाइट कर देते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे अगर हम देखें, सेम लेवल का हम लोग देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे दोनों दोनों कंटेनर में बराबर प्रेशर ही लगेगा। इसमें जितना प्रेशर लगेगा इसमें भी इस लेवल पे उतना ही प्रेशर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर का अगर हम लोग लिक्विड कॉलम का हाइट देखें और इसके ऊपर का जो लिक्विड कॉलम का हाइट है दोनों सेम है। इसी कारण से कंटेनर का आकार कुछ भी हो, कंटेनर का बेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक सर्टेन पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर जो है उतना ही रहता है, उस पर डिपेंड नहीं करता। लिक्विड प्रेशर के कई सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि सबमरीन्स आर बिल्ड विथ थिक मेटल टू विथस्टैंड इनॉर्मस प्रेशर एट ग्रेट डेप्थ। जो सबमरीन्स होते हैं उसको समुद्र में बहुत नीचे जाना पड़ता है, और अगर वो बहुत नीचे जाएगा तो उस पर प्रेशर भी लगेगा बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा पानी है तो वो प्रेशराइज तो करेगा ना, तो उसका जो ऊपर वाला मेटल होता है उसको बहुत ही मोटा रखा जाता है ताकि ये फटे ना, नहीं तो ये इम्प्लोड कर जाएगा। एक्सप्लोड का उल्टा होता है इम्प्लोड, अंदर की तरफ ये फट जाएगा। जैसा हुआ भी था, एक इम्प्लोजन हुआ था। एक कुछ लोग गए थे, अमीर लोग गए थे समुद्र के अंदर, और उनका जो सबमरीन था छोटा सा, वही इम्प्लोड कर गया था, अंदर की तरफ फट गया था। दूसरा इसका एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक जैक्स एंड ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक आपको पता है, जैसे कि ये व्हील है तो यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है। अब इस ब्रेक को दबाएंगे तब ना ब्रेक लगेगा, तो दबाने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे करके पाइप में लिक्विड भर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेक पैडल दबाएंगे तो ये लिक्विड यहाँ से पुश करेगा, लिक्विड पुश करेगा और लिक्विड इस ब्रेक पैड को दबा देगा। अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जैसे अभी हमने लिक्विड प्रेशर को पढ़ा कि एक आदमी के ऊपर जितना ज़्यादा लिक्विड कॉलम होगा उसके ऊपर उतना ही लिक्विड प्रेशर लगाएगा। उसी तरह से एयर भी तो मैसिव होता है, उसमें भी तो मास होता है ना, तो एयर भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाते रहता है कॉन्स्टेंटली। जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि धरती के सरफेस पे खड़ा है और ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर के ऊपर एयर का एक कॉलम बनता है उस व्यक्ति के ऊपर, और ये एयर का कॉलम मैसिव होता है, उसमें मास होता है, और वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाते रहता है इस व्यक्ति के सिर के ऊपर, और इसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। धरती को हमारी एटमॉस्फेयर घेर कर रखी है एक एनवेलप की तरह, एक्सटेंडिंग अप टू 1000 किलोमीटर। और इसका विस्तार कहाँ तक है? धरती के सरफेस से 1000 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। द वेट ऑफ दिस एयर एक्सर्ट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हवा का यही जो इन्वेलप है हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाता है, हमें ऊपर से प्रेशराइज करके रखता है, हमें ऊपर से दाब के रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये प्रेशर नहीं रहेगा ना तो पता है क्या होगा, हमारा बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगा, हमारा बॉडी फट जाएगा। पहला पॉइंट है इंटरनल प्रेशर। हमारे बॉडी के अंदर से भी प्रेशर लगता है। वी डोंट फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज कैंसिल इट आउट। हमारे बॉडी के अंदर से भी प्रेशर लग रहा है और बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, तो एक तरह से बैलेंस्ड फोर्स जैसा कुछ हो रहा है।
और हमें कुछ भी फील नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ हो रहा है, हमारे ऊपर उतना मैसिव एयर कॉलम है, हमें पता भी नहीं चलता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन भी आता है, इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे एयर प्रेशर घटता जाएगा। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ हर जगह तो समान नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो जैसे जैसे आप पहाड़ पे जाएंगे, जैसे जैसे आप पहाड़ पे जाएंगे तो आपके ऊपर जो एयर कॉलम है उसका जो हाइट है वो घट जाएगा। और नीचे अगर आप हैं तो यहाँ पे एयर कॉलम का हाइट ज़्यादा है, तो नीचे रहने से ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और पहाड़ पे चल जाएंगे तो कम प्रेशर लगेगा। इट ऑल्सो वेरीज विथ टेम्परेचर काउजिंग विंड एंड स्टॉर्म, और प्रेशर जो है टेम्परेचर के कारण भी बदलता है। हम आपको पढ़ाए थे कि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम यानी कि लो प्रेशर, और इधर से हाई प्रेशर वाला एरिया से हवा जो है तेज़ी से इस जगह को भरने आएगा, और उसी कारण से हमें विंड या स्टॉर्म देखने को मिलता है। प्रेशर का इस्तेमाल डेली लाइफ में हम लोग कई जगहों पे करते हैं। जैसे यहाँ पे विंड के बारे में हम आपको बताएं ना कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। उसी तरह से लिक्विड भी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी। वही यहाँ पे बताया ड्रिंकिंग थ्रू स्ट्रॉ, जब हम लोग स्ट्रॉ से कुछ भी पीते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग स्ट्रॉ को मुंह में डालते हैं और अंदर से सक करते हैं, जिससे कि अंदर जो है लो प्रेशर क्रिएट होता है और बाहर में हाई प्रेशर है उसके मुकाबले, तो लिक्विड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहने लगती है। यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, और जो हम लोग मुंह में इसको सक कर रहे हैं तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, तो यहाँ से यहाँ लिक्विड जाने लगती है। द फंक्शनिंग ऑफ सिरिंज, सिरिंज भी वैसे ही काम करता है। एंड रबर सकर्स स्टिकिंग टू वॉल्स, और रबर सकर भी ऐसे काम करता है। रबर सकर कुछ ऐसा होता है ना, जब हम इसको प्रेस करते हैं वॉल के अगेंस्ट तो यहाँ का हवा निकल जाता है बाहर, और फिर अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद बाहर हाई प्रेशर है उसके मुकाबले, तो बाहर से ये पुश इसको मिलता है और ये चिपक जाता है दीवार में। फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।